हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आपके कॉस्ट शीट से पूछे गए हैं, जिसको करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैम देखो मेरे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो बहुत आसान है यार। आपने पहले वाले जो क्वेश्चन कर लिए ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट थे, ये वाले क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैम आप इतना फोकस सिर्फ कॉस्ट शीट जैसे छोटे से चैप्टर के ऊपर क्यों कर रहे हो बेटा? इसके दो रीज़न है। आपका एक चैप्टर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और दूसरा आपकी जो पूरी की पूरी यूनिट 5 है जो कि बात करती है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में, जिसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आपको बुक्स मेंटेन करनी होती है, वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट शीट हेल्प करेगी। तीसरा रीज़न, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी कॉस्ट शीट का रेलेवेंस आता है, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट शीट है बहुत ईजी, छोटा सा टॉपिक है, बट आपको अच्छे से करके जाना है बिकॉज इसके रेलेवेंस इंप्लीकेशन काफ़ी जगह पे हमें देखने को मिलेंगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके प्रीवियस 2024 के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन का कहता है द एसपी केमिकल्स लिमिटेड सप्लाइज यू द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। ये सारे डिटेल्स हमें दे दी, बनाना क्या है, कहते हैं भाई कॉस्ट शीट ही बना दो जिसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट बता देना, ठीक है। अ कंपनी वांट्स टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कहते हैं कॉस्ट पे 25% का हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो जो भी मेरी कॉस्ट आएगी प्लस कर दूंगी उसके अंदर 25%, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगी, सेलिंग प्राइस या सेल वैल्यू, ठीक है जी। कॉस्ट का 25% मेरा प्रॉफिट होगा। द यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द मंथ वर 10,000 यूनिट्स, कहते हैं पूरे मंथ में जितनी यूनिट्स हमने बनाई है, कितनी बनाई है, 10,000 यूनिट्स को हमने बनाया है। डन है जी। अब मैम इसका रेलेवेंस क्यों है? इसका रेलेवेंस ये है बिकॉज आपसे ये फॉर्मूला लगवाना चाहता है, कौन सा, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। ये फॉर्मूला आपसे निकालना चाहता है, लगाना चाहता है, और इस फॉर्मूला लगा के ये आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जानना चाहता है। बिकॉज आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स जो है नहीं गिवन है, और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी कि फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें नहीं आती हो, बस हमें करना है। तो देखो एक एक चीज़ लेते हुए चलते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन जनवरी 1, 2023, इसका मतलब मैम क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000 का सबसे पहले ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आ जाओ जी, मार्क करते हुए चलते हैं, एक अलग पेन ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिरा मेरा, कितना आएगा, 1,50,000। मैंने फॉर्मेट पहले से इसलिए बना रखा है ताकि हमारा टाइम बचे, क्लास के अंदर टाइम कम लगे इन क्वेश्चन को करने के लिए, बिकॉज फॉर्मेट बनाने में, चीज़ें लिखने में टाइम लगता है। बाकी मैं आपको बहुत लिमिटेड टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, ये मेरा पर्पस था, ठीक है जी। अब चलो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 1,50,000 का। यहाँ पे लिखो आप अपना 1,50,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड, रॉ मटेरियल स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी 2023, इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं मुझसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। तो 1,30,000 मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। ये मैंने 1,30,000 माइनस करवा दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट मुझे गिवन है डायरेक्ट वेजेस कितने, 80,000 के। मैम डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। ये रहे मेरे डायरेक्ट वेजेस, कितने के थे जी, 80,000 रुपीज़ के मेरे डायरेक्ट वेजेस थे, ओके। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएंगे मैम, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 6,000 रुपीज़ के इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में मेरे जाने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस ये रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स, 6,000 रुपीज़ के इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। डन है जी। इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग का। आपको पता है जो WIP है वो कहाँ आता है मैम, ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं ओपनिंग, लेस करते हैं क्लोजिंग, तो मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आती है। तो 56,000 ऐड करूंगी, 70,000 में लेस करूंगी, ठीक है जी। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग WIP 56,000 मैंने ऐड किया, और दूसरा 70,000 जो है मैं उसमें से माइनस कर दूंगी, 56,000 ऐड और 70,000 माइनस। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 का। ऑफकोर्स मैम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 रुपीज़ का, ये भी हो गया। इसके बाद आगे मुझे गिवन है, कह रहे हैं फैक्ट्री का रेंट रेट पावर 30,000 का। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको फ्यूल वगैरह गिवन हो, पावर एंड फ्यूल, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेना। जब भी आपको फैक्ट्री का रेंट रेट पावर ऐसा कुछ गिवन हो कि स्टार्टिंग में आपका रेंट वगैरह आ रहा है, तो इसका मतलब आपको इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेकर जाना है, ठीक है जी। कितना है फैक्ट्री का रेंट रेट पावर मेरा, 30,000 रुपीज़ का। यहाँ पे लिख दो फटाफट से,
30,000 रुपीज़ मेरे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मैम 7,000 का डेप्रीसिएशन अगेन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, देखो यहाँ पे इस पेज पे बाद में आना, पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो और समझो कि वो जाएगी कहाँ पे, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होनी है। फिर यहाँ पे आना, आपको दिखेगा कि सवाल तो बहुत ईजी है, मेरा क्वेश्चन जो है मेरा बहुत आसान है। चलो रॉयल्टी पेमेंट्स मैंने सिखा रखा है, रॉयल्टी पेमेंट ऑन प्रोडक्शन मैम डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। 25,000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, ये रॉयल्टी एक्सपेंसेस 25,000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। डन है जी। अब इसके बाद आगे क्या है, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन क्वालिटी चेक एक्टिविटीज़। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे से QRACP वाला क्यों बोल रहा है कि क्वालिटी पे जो खर्चा हुआ था 10,000 रुपीज़ का कहाँ पे ऐड होता है मैम, नेट वर्क कॉस्ट में QRAC ऐड होता है और फिर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। तो नेट वर्क कॉस्ट के बाद क्वालिटी चेक एक्टिविटीज़ का मैं 10,000 ऐड करूँगी, ये मेरी नेट वर्क कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड क्या करूँगी, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन क्वालिटी चेक एक्टिविटीज़ 10,000 रुपीज़ के मेरे एक्सपेंसेस आ गए जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस एंड एडमिन के एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहाँ पे आएगा, QRACP में, ये ए वाला पार्ट है। 25,000 मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे 25,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35,000। आगे चलते हैं, आगे मुझे क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच आर जर्नल इन नेचर विच इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब फैक्ट्री से रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब 10,000 रुपीज़ के कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ओवरहेड्स में, जो कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आता है। भाई देखो जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपको कनेक्ट तभी हो पाएगा जब आपने पहले की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। जिस बच्चे ने वो कर रखा है, जिस बच्चे को फॉर्मूला माइंड में, जो उस बच्चे को फॉर्मेट पता है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10,000 रुपीज़ के, इधर आ जाओ, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जर्नल। ठीक है जी, ये आपके कहाँ आ गए 10,000 रुपीज़ के। कहाँ दिखाया मैंने, आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट या फिर ये मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोनों बातें क्लियर है। ठीक है, अब इसके आगे कह रहे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर कैरेज इनवर्ड आता है 3,000 रुपीज़ का। तो देखो कैरेज इनवर्ड जो है यहाँ पे मैं डालूंगी 3,000 रुपीज़ का डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, सॉरी जो कैरेज इनवर्ड है मैं डालूंगी आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल के अंदर, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर। ठीक है जी, तो अब मैं निकाल लेती हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, निकालना 1,50,000। ठीक है, प्लस कर दो 1,60,000, प्लस कर दो 3,000, माइनस कर दो 1,30,000। मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 1,83,000 रुपीज़ का। उसके बाद एक काम करती हूँ, ये डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को मैं इस साइड लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे, प्रेजेंटेशन मेरी इंप्रूव रहे। 80,000 25,000। ठीक है जी, अब मेरी क्या निकल जाएगी फटाफट से, अब मेरी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, करना 1,83,000 प्लस आपका 80,000 प्लस आपका 25,000, ये मेरा आ रहा है 2,88,000। ये मेरा कितना आ रहा है 2,88,000। ठीक है जी, अब मैं अगर मैंने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दिया कितना आएगा, 30,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000, ये मेरा आ रहा है 43,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या किया, 2,88,000 प्लस 43,000, ये मेरा जो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आई है वो आई है मेरी 3,31,000 रुपीज़ की मेरी ग्रॉस वर्क कॉस्ट। WIP की जब मैंने एडजस्टमेंट करी तो 56,000 माइनस 70,000, मेरा नेगेटिव में आ गया बेटा 14,000। तो जो मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आ रही है वो कितनी आएगी, 3,31,000। ठीक है, 331 माइनस 14,000, ये मेरी आ रही है 3,17,000, 3,17,000। ठीक है, अब आगे यहाँ भी देख लेते हैं, 3,17,000 प्लस मैंने क्या किया 35,000, प्लस करो आप 35,000। ठीक है जी, ये आपका क्या निकल कर आएगा, 3,52,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 3,52,000। यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं कैरेज आउटवर्ड। अब जो कैरेज आउटवर्ड है ये हमेशा आपके सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है, सेलिंग ओवरहेड के अंदर आता है। क्यों भाई, सामान जब अंदर आया, रॉ मटेरियल अंदर आया, फैक्ट्री से बाहर क्या जाएगा,
कैरेज आउटवर्ड, इसका मतलब फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? सेलिंग के पर्पज़ के लिए, कि भाई ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से सामान निकल के किसके पास जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मैं ये एक सामान किसके पास जा रहा है? वेयर हाउस, जो जो ये आपका होलसेलर है उसके पास, उनके शॉप्स तक जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? मेरा कैरेज आउटवर्ड का खर्चा जो कि सेलिंग के लिए हो रहा है। कहीं कहीं जहाँ पे बहुत रेयर केसेस के अंदर ये जो आपका कैरेज आउटवर्ड है वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हुआ मिलेगा। उस रिस्पेक्ट में कैरेज आउटवर्ड ये समझ रहे हैं कि सामान फैक्ट्री के अंदर आ गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद कहते हैं अच्छा नहीं बना, सप्लायर को वापस कर दो। तो ये बहुत रेयर केसेस होता है भाई, हर फैक्ट्री के अंदर ऐसा थोड़ी चलता है। पर कैरेज आउटवर्ड मेजरली देखा जाए तो कब लगेगा मैम? जब सामान हम फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं। फैक्ट्री से बाहर कब? जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम सामान का। ठीक है जी। तो कैरेज आउटवर्ड 2000 रुपीज़ का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कैरेज आउटवर्ड हमारा कितना आया? 2000 रुपीज़ का। कैरेज आउटवर्ड 2000 रुपीज़, इसको याद रखोगे कैरेज आउटवर्ड को? इसको कैरेज मैं अलग से मार्क भी कर देती हूँ। इस कैरेज आउटवर्ड को याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे गिवन है एडवर्टाइजिंग। हमें पता ही है 5000 रुपीज़ की जो एडवर्टाइजिंग है किसके लिए है भाई? सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए। ठीक है जी। तो 5000 रुपीज़ की यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट को ऐड कर दिया। एडवर्टाइजमेंट 5000 रुपीज़। आगे चलो। आगे क्वेश्चन में गिवन है ट्रैवलर्स वेजेस। भाई जो ट्रैवल करता है, जा जाके बेचते हैं अपने सामान को, उसके वेजेस क्या है? 12,000 रुपीज़। अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ऐड करवा दूंगी ट्रैवलर वेजेस 12,000 रुपीज़ के। ठीक है, ये मेरे ट्रैवलर वेजेस 12,000 रुपीज़ के यहाँ पे ऐड हो गए। इसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड के स्टॉक की बात कर रहे हैं भाई। फिनिश गुड का जो स्टॉक है ये ओपनिंग वाला है। कितना है? 54,000 का। तो कब आता है बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी के बाद ही तो हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना? 54,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड का। अब क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमें नहीं पता कि फिनिश गुड के क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यूएशन है। कोई बात नहीं, होल्ड करो, इसको भी निकालते हैं, हम फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? बैड डेप। बैड डेप मैंने क्या बताया भाई? सामान बेचने के लिए आपने वो सामान उधार पे दिया, अब नुकसान हो गया तो क्या हुआ? सेलिंग ओवरहेड मानेंगे। 1000 रुपीज़ बैड डेप मैंने नॉर्मल एज्यूम किया और यहाँ पे बैड डेप जो है 1000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे ओवरहेड दिखा दिया। अब लास्ट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स। कह रहे भाई आपने सामान जो मशीनरी थी वो रेंट पे ली थी, वो हायर पे ली थी, अब उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उस पर आप जो इंटरेस्ट पे करो, एक तरीके की आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। और फाइनेंस कॉस्ट कभी भी आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती। तो इसका हम क्या दे देंगे? एक नोट कि एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन हायर परचेजेस इंस्टॉलमेंट, ये फाइनेंस कॉस्ट है और ये मेरी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती है। डन है। अब मेरा सारा काम हो गया, बस एक चीज़ फाइंड करनी है और वो चीज़ क्या है मैम? फिनिश गुड्स जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होने वाली है। मैंने क्या बताया? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको फिनिश गुड की यूनिट्स जाननी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितनी है। वो मुझे क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखी है कि कितनी है? 2000 यूनिट्स। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं बताता तब मैं फॉर्मूला क्या लगाती? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। ये फॉर्मूला तब लगाती जब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं पता होती एंड वाली। पर क्वेश्चन ने मुझे दे रखी है तो बस मैंने क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई मुझे ये बता दो सीओपी कितना आ रहा है। मैम जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है 3,52,000 का। ठीक है, 3,52,000 जो है वो कितनी यूनिट्स के ऊपर खर्चा आया है मैम? 10,000 यूनिट्स, क्योंकि उतनी ही मैन्युफैक्चर हुई है। तो मैम 2000 यूनिट्स पे कितना खर्चा होगा? तो यही चीज़ निकालिए, 3,52,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2000, 70,400 का मेरा आया है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का। तो 7400, ठीक है, 70,400। मैं नेगेटिव में माइनस करके बताओ कितना आएगा? 54,000 माइनस 7400, ये आया आपका 16,400। ठीक है जी। अब बताओ आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितना आ रहा है? 3,52,000 माइनस 16,400, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है 3,35,600 का। ठीक है जी। अब इन सबको ऐड करके बताओ जो मेरे सारे खर्चे हैं उनका क्या है मैम? 10,000 प्लस 5 और 2 7,000 प्लस 12 और 1 13,000, ये आ रहा है 30,000 रुपये का मेरा खर्चा ऐड हो गया। ठीक है जी। जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है या फिर टोटल कॉस्ट है वो कितनी निकल कर आ रही है? 30,000 प्लस 3,35,600, ये आई आपकी 3,65,600। क्या मुझे सेल्स क्वेश्चन में गिवन है? चेक कर लेते हैं। भाई देखो उन्होंने सेल्स आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, पर उन्होंने एक चीज़ आपको बताई है कि जो प्रॉफिट है कॉस्ट का 25% है। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई है मैम? 3,65,600 इंटू में 25% कितना आएगा? 91,400। तो बस ऐड कर दो,
ठीक है। तो 365,600 प्लस 25%, यह आपका आ रहा है 4,57,000 की मेरी सेल निकल कर आ गई। 4,57,000 सब बच्चों का ये आ रहा है, सब बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। बस इजी क्वेश्चन था। अब बताओ, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कहाँ से मुश्किल है? जब अगर आपने पहले के क्वेश्चन कर रखे हैं, अच्छे से समझ रखा है कॉस्ट शीट में कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है, तो ये क्वेश्चन कहाँ के मुश्किल क्वेश्चन रह गए। चलो एक और आपको क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, जिसके अंदर आपको सेम चीज़ बाइफर्केट करके दिखानी होती है। चलो क्या कह रहे हैं, द अकाउंट्स ऑफ अ फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। क्या उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है? परफेक्ट है जी। कह रहे हैं आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट बताना है। एक तरीके से पूरी कॉस्ट शीट ही मांग ली हमसे, ठीक है। अब एक एक चीज़ पे चलते हैं। प्रोडक्शन वेजेस, मैम प्रोडक्शन वेजेस, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको जो वेजेस पे करे जा रहे हैं, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ जाएगा मैम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, सॉरी डायरेक्ट लेबर के अंदर। लेबर के वेजेस है तो डायरेक्ट लेबर के अंदर जाएगा मेरा 2,50,000, दैट इज माई प्रोडक्शन वेजेस। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ। 2,50,000 मेरे प्रोडक्शन के वेजेस निकल कर आ गए। 2,50,000 यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं 2,50,000 मेरे प्रोडक्शन के वेजेस निकल कर आ गए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड कंज्यूम्ड, एक ही बात है, डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 3,18,200, 3,18,200। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताना, अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको गिवन है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन है, साथ साथ में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और परचेजेस भी गिवन है, तो फिर उसका क्या करोगे बताओ? अगर वैसे मैं पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल यूज आपको एक वैल्यू गिवन है, साथ साथ में आपको ओपनिंग स्टॉक और साथ साथ में आपको परचेजेस भी गिवन है ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप क्या करोगे? मैम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड फिगर ही पता है, तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल फिगर्स पे नहीं जाएंगे। जो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, जो परचेजेस है, वो इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो रखी है ना, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है ना, तो अगर ऐसी कोई आ गई मेरे को चीज़ें तो मैं उसको सीधा इग्नोर मारूंगी। वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, पर मैंने आपको सिखा दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मिल के मेरा मटेरियल कंज्यूम बनता है। अगर वो इंडिविजुअली मुझे गिवन और ये भी गिवन है तो मैं इसको उठाऊंगी और उनको इग्नोर करूंगी। फिर आते हैं मेरे चार्जेबल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि चार्जेबल है। इसका मतलब सीधी बात है, आपसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, विच इज 30,000 रुपीज़ के। ये आपके क्या आ गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ के। बस टोटल लगा के मुझे प्राइम कॉस्ट बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। टोटल लगा के मुझे प्राइम कॉस्ट बता दो। 3,18,200, 2,50,000 और उसके बाद 30,000। ठीक है जी, तो ये आया आपका 5, प्राइम कॉस्ट आएगी आपकी 5,98,200 की, सबकी आ गई। उसके बाद आगे बात करते हैं, मैम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर डायरेक्ट मुझे सेल्स गिवन है कितनी? 7,80,000। सेल सबसे आखिरी में हम लिख देंगे, सेल सबसे आखिरी में 7,80,000 की सेल्स हम लिख देते हैं। 7,80,000 की मेरी सेल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे मैम ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। अब देखो आप ये पढ़ोगे ऑफिस सैलरीज, मैम इसका मतलब एडमिन का खर्चा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाना चाहिए। अरे भाई आगे भी तो पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, मतलब एक तरीके से जो काम में फैक्ट्री में लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं। ड्राइंग्स क्या मैम? ड्राइंग करने जाते हैं। अबे भाई जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं पहले उसका डिज़ाइन तो बनाएंगे, पहले उसकी ड्राइंग बनाएंगे, तो उन लोगों की सैलरी जो कि भाई प्रोडक्ट को पहले डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको फ्रेम कर रहे कि हमारा स्ट्रक्चर दिखने वाला कैसा है, तो मैम इट इज़ द खर्चा, इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है जी, तो ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा 10,000 रुपये का खर्चा। आई होप ये आपको क्लियर है और बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अलग से मार्क कर देती हूँ। ये मैंने आपको सिखाया भी था ड्राइंग ऑफिस सैलरी वाला, 10,000 रुपीज़ का खर्चा मैं मार्क भी कर देती हूँ। रिवीजन टाइम पे इसको देख जाना, ठीक है। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। ड्राइंग ऑफिस सैलरीज देखो मैंने लिख रखा है 10,000 रुपीज़ का आ गया। उसके बाद आगे चलो, आगे आपको गिवन है काउंटिंग ऑफिस सैलरीज 18,800। अब काउंटिंग ऑफिस कहाँ जाएगा मैम? काउंटिंग ऑफिस काउंट क्या करोगे? पैसा वैसा काउंट करोगे, बिल विल कितने हैं वो काउंट करोगे। क्या फैक्ट्री से रिलेट करता है? फैक्ट्री में क्या मशीनरी थोड़ी काउंट करोगे? काउंटिंग से मतलब क्या समझते हो मैम? ऑफिस में काउंटिंग मतलब पैसा काउंट कर रहे एक तरीके से। कहाँ जाएगा मैम? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच आर जर्नल इन नेचर। क्लियर हुआ? ड्राइंग ऑफिस सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ये काउंटिंग ऑफिस वाला, बस। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनता है। पर अगर कोई भी चीज़ की हम स्पेसिफिक ड्राइंग का डिज़ाइन कर रहे हैं
तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, बिकॉज हम वहाँ पे जो मेरा नाम है वो स्पेसिफिक जुड़ गया। ठीक है, चलो काउंटिंग ऑफिस कहाँ जाएगा, 18,800 का मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच इज़ जर्नल इन नेचर। ठीक है, काउंटिंग ऑफिस सैलरीज 18,800। थोड़ा सा बस चीज़ों को समझो। चलो इसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड, मैंने बता रखा है भाई कैश डिस्काउंट कभी भी अलाउड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है, कैश डिस्काउंट की कोई जगह नहीं होती है। कैश डिस्काउंट आप कॉस्ट शीट के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या आता है मेरा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या बताता, मेजरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। आपका कैरेज आउटवर्ड कितना है, 5400 का। एक बार सिखा दिया, कैरेज आउटवर्ड 5400 का आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, बैड डेप रिटर्न ऑफ, मैम बैड डेप मैंने राइट ऑफ कर दिए, 8500 के मैंने जो बैड डेप है उनको राइट ऑफ कर दिया। तो बैड डेप मैं मान के चलूँगी कि नॉर्मल है, सेल मैंने करनी थी, इसकी वजह से सेल को बढ़ाने के लिए मैंने बैड डेप, मेरे बैड डेप हुए, तो बैड डेप 8500 के मैं क्या करूँगी यहाँ पे दिखा दूँगी। अच्छा, मुझे इसी के रिस्पेक्ट में एक और चीज़ आपसे पूछनी है, अगर वो आपको ये बोले बैड डेप रिटर्न ऑफ की जगह प्रोविजन फॉर बैड डेप, तब क्या करोगे, तब भी उसको माइनस कर दोगे। बेटा यहाँ पे आपको फोकस देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे वर्ड प्रोविजन लिखा हुआ आया तो प्रोविजन का मतलब है एंटिसिपेशन। हो सकता है हम ये मान के चल रहे कि इतने डेटर पैसा देंगे ही नहीं, मान के चल रहे, एक्चुअल में नहीं हुआ ना। जब वो प्रोविजन कंफर्म हो जाएगा, जब मुझे पता चलेगा कि भाई इतने डेटर मेरे को पैसा नहीं दे रहे, तब मैं उसको यहाँ पे खर्चे में दिखाऊंगी। अगर प्रोविजन है तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक बार नोट बना के लिख लेना कि अगर प्रोविजन है तो मैं उसको कॉस्ट शीट में नहीं शो करूँगी। प्रोविजन फॉर BD बैड डेट नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। ठीक है जी, कॉस्ट शीट के अंदर हम इसको नहीं दिखाएंगे, पूरे में लिख लेना। उसके बाद आगे चलो, आगे क्या आपको गिवन है, आगे मैम हमें गिवन है रेंट रेट एंड टैक्सेस, किसके, ऑफिस के। ठीक है, 4000 रुपीज़ के रेंट रेट और टैक्सेस। ठीक है मैम, ऑफिस के है और दूसरा क्या है, वर्कर के है। अरे भाई साफ साफ पता चल रहा है, वर्कर का रेंट रेट टैक्सेस, इसका मतलब ये है कि ये फैक्ट्री से रिलेट करता है, और ऑफिस वाला जो है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्कर के जो हैं वो वहाँ चले जाएंगे हमारे फैक्ट्री में, और जो ऑफिस वाले वो एडमिन में चले जाएंगे। ठीक है जी, 15,400 वहाँ डाल दो और 4,000 वहाँ डाल दो, ये भी क्लियर है। इसको याद रखना हो तो एक बार इसको भी मार्क कर लेना, बाद में देख के चले जाना। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे कितना आएगा, 15,400, ये रहे मेरे रेंट रेट टैक्सेस 15,400 के, और वहाँ पे कितना था 4,000। तो ऑफिस के अंदर रेंट रेट टैक्सेस, एक सेकेंड, फैक्ट्री ओवरहेड में जो मेरे रेंट रेट टैक्सेस है ये आएंगे आपके 15,400 के, और नीचे वाले आएंगे आपके 4,000 के। क्लियर है, ठीक है। अब आगे आगे क्या है, आगे मेरे पास है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन, भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, तो ये दोनों 3600 और 850 वहाँ चले जाएंगे। 3600 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और 850 दोनों यहाँ पे आ गए। इसके बाद आगे चलो, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्या है जी, डेप्रीसिएशन मैम ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन ऑफिस फर्नीचर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो 6500 फैक्ट्री ओवरहेड में, 1000 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में चले जाएंगे। ये आ जाओ डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 6500। ठीक है, और सेकंड कितना आपका 1000, ये आपका 1000 यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन आपको बोलता है डायरेक्टर फीस, भाई आपका कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12,000 रुपीज़ की आपकी डायरेक्टर फी यहाँ पे चली जाएगी। डायरेक्टर फीस आपकी 12,000 रुपीज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में चली गई। उसके बाद आगे गैस एंड वाटर मैनेजर सैलरी, इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, इन्होंने साफ साफ ये बताया है कि 3/4 जो पार्ट है वो फैक्ट्री से बिलोंग करता है और 1/4 जो पार्ट है वो ऑफिस से बिलोंग करता है। सिमिलरली मैनेजर सैलरी के अंदर 3/4 पार्ट फैक्ट्री से बिलोंग करता है, 1/4 पार्ट जो है वो ऑफिस से बिलोंग करता है। अब कैलकुलेटर उठाओ, मुझे निकालो 2800 का 3/4 कितना आता है, 2100। तो 2100 जो है मैं फैक्ट्री ओवरहेड में डालूंगी, और बाकी के जो 700 है वो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में डालूंगी। ठीक है जी, तो गैस एंड वाटर 2100 जो है मैं फैक्ट्री ओवरहेड में डालूंगी, और 700 जो है वो मैं ऑफिस वाले ओवरहेड्स में डालूंगी। सिमिलरली मैनेजर सैलरी के लिए भी, मैनेजर सैलरी कितनी है 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाई 4 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 18,000। तो 18,000 मैं फैक्ट्री ओवरहेड में डालूंगी, और बाकी का बताओ, बाकी का 6,000 यहाँ पे। डन है,
ये भी हो गया मेरा। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स जर्नल एक्सपेंसेस है, वहाँ जाएंगे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में 4,000 रुपये के मेरे जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आपके हायर ऑफ क्रेन। अब कोई भी क्रेन मशीनरी मैंने हायर कर रही है या फिर कोई इसका रेंट दे रही हूँ या कोई लीज रेंट दे रही हूँ, तो एक तरीके से क्या है, मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। क्यों? क्रेन जो है एक तरीके की मेरी मशीनरी है, और मशीनरी के जो मैं हायर चार्जेस पे करी हूँ मेरे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा 5,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो जो हायर ऑफ क्रेन है यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं 5,000 रुपीज़ को कर दूंगी ऐड। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। मैंने क्या बताया, फी, फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डोनेशन, इनकम टैक्स, कुछ भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता। तो आपको लास्ट में बस एक एग्जाम्पशन लिख कर आ जानी है। एग्जाम्पशन क्या है जी, कह रहे हैं कोई भी आइटम ऑफ डोनेशन जो है चैरिटेबल ट्रस्ट को जो करी जा रही है या फिर कोई भी कैश डिस्काउंट है, वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनने वाला है। बस अब कुछ भी नहीं है। इसके बाद अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ना हमें सिर्फ 4 चीज़ें बोली थी, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। इन्होंने कहीं भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COS नहीं बोला था। तो हमने क्या करा कि सेलिंग के, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे एक्सपेंसेस को एक साथ टोटल करके दिखा दिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि एज द क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ओवरहेड्स अलग अलग से, तो हमने सबको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब बस कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है, अब सबकी करनी है हमें टोटलिंग। ठीक है, चलो 10,000 प्लस 15,400 प्लस 6,500 प्लस 2,100 प्लस 18,000 प्लस 5,000, जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहे हैं वो टोटल आ रहे हैं आपके 57,000 के। ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स करना ऐड, 598,200 मैंने ऐड करा 57,000 में, मेरा आंसर आ रहा है 6,55,200 का। दिस इज़ माई ग्रॉस वर्क कॉस्ट। यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बिकॉज मेरे पास QRACP, फिनिश, WIP और फिनिश गुड कुछ भी नहीं है। चलो अब मेरे सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स को टोटल करते हैं। 18,800 प्लस 5,400 प्लस 8,500 प्लस 4,000 प्लस 3,600 प्लस 850 प्लस 1,000, आगे चलो, प्लस 12,000 प्लस 700, 6,000, 4,000, कितने आ रहे हैं, 64850। टोटल बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 64850 प्लस 655,200, ये मेरी आ रही है 720050, 720050। ठीक है जी, 720050, बस निकाल लो प्रॉफिट। ठीक है, 7,80,000 में से हटा के देखा तो ये आ रही है 59,950, मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया। मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है 59,950 आ रहा है। क्या आप सभी का यही आ रहा है प्रॉफिट? अगर ये आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 2023 में आ रखा है। ठीक है, रॉ मटेरियल को ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, परफेक्ट है, परचेजेज दे दिया, फ्रेट इनवर्ट दे दिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक की कहानी से तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस दे दिए मुझको, परफेक्ट है। इसके बाद इतना ऐड करने से मेरी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, डन। इसके बाद आगे मुझे गिवन है सेल ऑफ स्क्रैप unless otherwise specified, I will always assume that it's the scale of scrap of मतलब फिनिश गुड्स जो प्रोडक्शन हो चुकी है। तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद जो निकलता है QRACP, तो C ये वाला माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी इसको ऐड करने से, तो उसका 25% मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग का WIP गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलेटेड टू फैक्ट्री गिवन है, जर्नल गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। फिर मेरा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 500 यूनिट्स का, ये इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है जी, उसके बाद R&D की कॉस्ट है, QRACP में R वाली कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट मेरी कहीं भी ऐड नहीं होती। ठीक है जी, फाइनेंस कॉस्ट कहीं भी नहीं आती है। इसके बाद फर्म ने प्रोड्यूस करी है 6,500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये क्या है, यूनिट्स प्रोड्यूस, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। जो फिनिश गुड एट द एंड है उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, नहीं भी बताता तब भी हम उसी पे ही करते हैं। फर्म ने इतनी यूनिट्स आपकी सोल्ड कर दिया इस प्राइस के ऊपर, 6,800 इंटू में 350, ये मेरे निकल कर आ जाएगा, ये मेरा निकल कर आ जाएगा सेल्स, टोटल सेल्स कितनी आई है। अब मैम मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए मुझे हमेशा 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक है, यूनिट प्रोड्यूस है और मेरा यूनिट सोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। दूसरी चीज़, यूनिट्स आ गई तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी यूनिट्स पे आई है, मैम वो 6,500 यूनिट्स पे खर्चा आया है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, जो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बची हुई होगी। ठीक है जी, डन है। आपको कॉस्ट प्रिपेयर करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बहुत ईजी है।
बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो फटाफट से करते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है मुझे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 9600, ठीक है, 90,600 का मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। फिर आगे बात करते हैं परचेजेस की। परचेजेस कितनी है? 9,40,000। मैम परचेजेस भी आ गई मेरी 9,40,000 की। आगे चलो मैम, परचेजेस होगी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा दो 71,000 का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 71,000 का मैंने माइनस करवा दिया। फ्रेट इनवर्ड 20,000 रुपये, 20,000 का मेरा फ्रेट इनवर्ड आ गया। तो मेरा अब निकल कर आ चुका है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 9,600 प्लस 9,40,000 प्लस 20,000 माइनस 71,000। ये कितनी आ रही है? ये आ रही है आपकी 9,79,600 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। नीचे ही लिख लेते हैं, 9,79,600 का मेरा आया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है जी। इसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वेजेस 3,55,200, 355,200। तो मेरी क्या निकल कर आ जाएगी? मेरी निकल कर आएगी इसके बाद प्राइम कॉस्ट। मेरी क्या निकल कर आएगी? प्राइम कॉस्ट 355,200। क्या आया प्राइम कॉस्ट? 13,34,800 की प्राइम कॉस्ट। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इसका 25% कितना आ रहा है? इसका 25% 3,33,700 आया। ठीक है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी? ग्रॉस वर्क कॉस्ट निकालना 13,34,800 प्लस 3,33,700। ग्रॉस वर्क कॉस्ट आई है मेरी 16,68,500 की। ग्रॉस वर्क कॉस्ट में क्या करता है? WIP के एडजस्टमेंट, ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस। तो ओपनिंग WIP कितना है? 48,500। ओपनिंग WIP इज 48,500। क्लोजिंग WIP जो लेस होगी इज 20,120। 20,120 मेरा लेस होगा। वैल्यू बताओ क्या आएगी? 48,500 माइनस 20,120 कितना आएगा? 28,380। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। तो बस ऐड कर दो 16,68,500 प्लस 28,380 कितना आएगा? 16,96,880। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ माई नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये मेरी नेटवर्क कॉस्ट आ गई। अब क्या करेंगे? QRACP। कौन जो जो चीज़ें हो गई ना उसको मार्क कर लेता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद WIP वाला हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। नेटवर्क कॉस्ट मैम सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप में माइनस कराऊंगी 2,600 रुपये। सेल ऑफ स्क्रैप आप 2,600 रुपये माइनस करा दो। सबसे पहले चीज़ तो 2,600 मैम माइनस करवा दिए सेल ऑफ स्क्रैप के। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 2,600 मैंने माइनस करवा दिए। आगे चलो जी। आगे आपको गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना कितना है? 44,600 का। तो एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 44,600 का यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। उसके बाद और क्या आपके पास? उसके बाद मैम मेरे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 44,000 की। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो अपनी R&D की कॉस्ट 44,000 रुपीज़ की। बस आपका क्या निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करना 44,000 प्लस 44,600 माइनस 2,600। ये आया आपका 86,000 का। क्या निकल कर आ जाएगी मेरी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो 16,96,880 प्लस में 86,000, 17,82,880 निकल कर आ गया। चलो आगे। अब आगे क्या है मैम? फिनिश्ड गुड्स। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 96,000 रुपीज़ की वैल्यूएशन है मेरी फिनिश गुड की ओपनिंग स्टॉक की 96,000 रुपीज़। अब फिनिश गुड की क्लोजिंग स्टॉक की कैसे निकलेगी? इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 17,82,880। ठीक है। कितनी यूनिट्स पे है मैम? यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही है 6,500 की। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी बचेगी मैम? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड की कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक की कितनी है? 500। यूनिट प्रोड्यूस कितनी करी है? 6500। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता नहीं। यूनिट सोल्ड जितनी करी है वो करी है 6,800 की। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7,000 माइनस 6,800 इक्वल्स टू 200 इक्वल्स टू मेरा क्लोजिंग स्टॉक। कैसे पता? 6,500 बनाई है, 6,800 बेची है और ओपनिंग में 500 पड़ी थी। तो 200 मेरी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आ गई। ठीक है। तो 17,82,880 परफेक्ट है। डिवाइड बाय 6,500। ठीक है, क्योंकि इतनी यूनिट्स पे बना है। मल्टीप्लाई कर दो 200 से। ठीक है।
डिवाइड बाय 6500 मल्टीप्लाई बाय 200। मेरी जो वैल्यू निकल कर आ रही है, फिर से निकाल लेते हैं, 1782 डिवाइड बाय 6500 मल्टीप्लाई बाय 200। मेरी वैल्यू बेटा निकल कर आ रही है 54858। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, माइनस करवाना 96,000 माइनस 54858। ठीक है, ये कितनी आ रही है 41142। बस क्या आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी आई है 17,82,880 प्लस में 41142, 18,24,022। ठीक है, इसके बाद आगे चलो, आगे क्या गिवन है मैम, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच आर जर्नल इन नेचर, कितने 29,000 रुपये के। तो 29,000 रुपये के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को मैं ऐड कर दूंगी 29,000। उसके बाद आगे मैम डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आएंगे 15,000 का, 15,000 का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आएगा। उसके बाद मैम फाइनेंस कॉस्ट है, वो मेरी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होती, सब चीज़ें मेरी कवर हो गई। तो बस इसको टोटल लगा दो, 29 + 15, ये कितना हो जाएगा 44,000। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी मैम 18,24,022 प्लस 44,000, ये आ रही है आपकी 18,24,022 प्लस 44,000, ये आ रही है मेरी 18,68,022। सेल्स कैसे निकलेगा मैम, मैंने 6,800 यूनिट्स को बेचा है और एक यूनिट का प्राइस 350 है, तो 6,800 इंटू में 350, ये कितना आएगा 23,80,000। कितना आ रहा है 23,80,000। ठीक है, तो 23,80,000 में से माइनस करो 18,68,022। आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट आ रहा है, किसी और पेन से ले लेते हैं, प्रॉफिट आपका आ रहा है 5,11,978। अगर सब बच्चों का प्रॉफिट आ रहा है तो उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। चेक कर लो कि आप सबका भी प्रॉफिट ये आ रहा है 5,11,978। बस वर्किंग नोट में दो चीज़ें डाली कि फाइनेंस कॉस्ट जो है कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती बिकॉज फाइनेंशियल नेचर की कॉस्ट होती है, और दूसरी चीज़ क्लोजिंग स्टॉक की हमने यूनिट्स कैसे निकाली है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस करती है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रीवियस का ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि मैम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में ना मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो उसका ना मेरे पास एक बहुत इजी सॉल्यूशन है। इजी सॉल्यूशन क्या है बेटा, देख तेरे को फॉर्मेट पता है क्या मैम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, फिर मेरा डायरेक्ट लेबर, फिर मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, याद करा रही हूँ फटाफट से, फिर मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगी मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, प्लस माइनस करूँगी WIP को, तो मेरी आ जाएगी नेट वर्क कॉस्ट, एडजस्टमेंट करूँगी QRACP की, तो मेरी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्लस माइनस करूँगी फिनिश गुड्स के, तो मेरी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इधर आ जाओ, प्लस करूँगी सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स, तो मेरी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट, फिर मेरा ऐड करूँगी प्रॉफिट, तो मेरी आएगी सेल। अब इस पूरे फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मेट लिख लेना है। ये वाला फॉर्मेट लिख लिया आपने, इस फॉर्मेट लिखने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं आप क्या करो, उसी फॉर्मेट के अंदर वो चीज़ें ऐड करते हुए चले जाओ। ये अलग अलग से स्टेटमेंट लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि भाई मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या करो, अच्छा ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, इसको ऐड करते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड में ये फैक्ट्री ये फैक्ट्री ये फैक्ट्री, तो इन सबको ऐड करते हुए चले जाना, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब कॉस्ट शीट एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको तो आप अपने कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर सकते हो। एक बेसिक फॉर्मेट अपना बना लो, और उसके बाद अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि मैम मेरे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो बार बार आपका टाइम ना वेस्ट हो, टाइम आपका बचे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो, तो फॉर्मेट में प्लस प्लस करते चले जाओ पेंसिल से, ठीक है, या कैलकुलेटर से प्लस प्लस करते जाओ, काम आपका बन जाएगा, आंसर आपका बस मैच करके देख लेना। बस अल्टीमेटली चीज़ें मैच ही तो करनी है ना, आंसर मैच होना चाहिए ना। तो ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। जिस बच्चे को लगता है कि मैम मुझे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करना, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। बाकी जो मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ और जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के उनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना कि एग्जामिनेशन में भूल जाऊँ, ब्लैंक हो जाऊँ कि मेरा फॉर्मेट था क्या, तो इसलिए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक्स फर्निश कर रहा है कुछ डेटा ऑफ प्रोडक्ट रेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर May 2022। ठीक है जी, अब आपको बनाना क्या है, आपको कॉस्ट शीट बनानी है मे के मंथ की, बना देंगे। अब इसके बाद हर चीज़ हमें गिवन है, हर चीज़ मुझे गिवन है, मैं फटाफट से क्या करूँगी, अब इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया, मैं मार्क करवाती हुई चलूँगी।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैम ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31 में, क्लोजिंग स्टॉक 65,000 ऐड होंगे, 91,000 91,000 मेरे लेस होंगे। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 65,000 ऐड और मेरा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 91,000 लेस। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर चार्जेस, इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस मैम डायरेक्ट लेबर जाएगा मेरे डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस के अंदर और इनडायरेक्ट जाएगा मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो 64,500 डायरेक्ट लेबर में जाएगा और 56,400 फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो देखो 56,400 फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट और मेरा 64,500 डायरेक्ट लेबर चार्जेस के अंदर चला गया। डन है। इसके बाद आगे चलो, आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फ्रेट इनवर्ड्स दोनों ही मेरे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमर जाएंगे 45,000 15,600। तो परचेजेस और फ्रेट इनवर्ड्स 45 15,600। ठीक है जी। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्शन, परचेज करते समय मुझे कुछ और इंसिडेंटल खर्चे भी हुए, परचेज की कॉस्ट में ऐड कर दो 12,500, तो ये खर्चे मैंने ऐड कर दिए। तो ये टोटल मेरा निकल कर आ गया 1,38,100 का, 138,100 माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो 47,100 मेरा निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ तक सब बच्चों का आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेट आउटवर्ड, मैंने क्या बताया, कैरेज आउटवर्ड कहाँ दिखा दो, सेलिंग करने खर्चों के अंदर दिखा दो। तो फ्रेट आउटवर्ड उन्होंने दिखाया एडमिन और सेलिंग के खर्चों के अंदर 10,500 का, 10,500। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट का खर्चा 28,000 वहीं जाएगा, एडवर्टीजमेंट का 28,000। उसके बाद आगे चलो, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा मैम, QRACP में C से माइनस हो जाएगा 1,500। सेल ऑफ स्क्रैप 1,500 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है। उसके बाद ऑफिस का रेंट एंड रेट और कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ऑफिस का रेंट एंड रेट, ठीक है जी, ऑफिस का है तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल वाले से माइनस करा दूंगी 54,000 रुपये। ऑफिस का रेंट और रेट जनरल वाले से मैंने माइनस करवा दिया। फिर सेकंड क्या था, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर। भाई मैं शेयर्स इशू कर रही हूँ, उस पर जो मैं अंडर राइटर्स को कमीशन दे रही हूँ वो 6,000 रुपीज़ की मेरी कॉस्ट शीट का पार्ट कभी भी नहीं बनती है। ये मेरी कॉस्ट शीट का पार्ट कभी भी नहीं बनती है, मेरे फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। ठीक है। कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं आएगा। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल भी नहीं आता, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी नहीं आता, 8,000 10,000 ये भी नहीं आएंगे। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी नहीं आएगा। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, तो भाई 15,400 ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। ये मेरी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ जाएगी 1,27,000 की। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स नहीं आता, एडवांस टैक्स नहीं आता, प्रीपेड टैक्स नहीं आएगा यार, कुछ भी नहीं आएगा इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में, 17,500 ये भी नहीं आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको याद क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनेशन के लिए आपको ये वाली लाइन याद करनी है कि मैम कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं आता, गुडविल नहीं आता, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं आता और एडवांस इनकम नहीं आता, बिकॉज ये कॉस्टिंग नेचर के खर्चे नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन प्लांट और ऑफिस फर्नीचर ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में और ये जाएगा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। ठीक है। तो 22,850 यहाँ पे और डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग यहाँ पे 11,000 ऑफिस फर्नीचर। फिर ये फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक मुझे एक चीज़ और गिवन है, मैनेजर की सैलरी। मैनेजर भाई टाइम शेयर करता है, फैक्ट्री को आधा टाइम देता है, आधा टाइम ऑफिस को देता है। किस रेशो में, 20:80 की रेशो में, मतलब 2/10 और 8/10 ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना रेशो को। तो 48,000 का 2/10 जाएगा फैक्ट्री में, 48,000 का 8/10 का आ जाएगा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर। 48,000 का 2/10, 20/100 ले लो, 2/10 एक ही बात है, 9600 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 80/100 या फिर 8/10 38,400 यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो बस फैक्ट्री ओवरहेड्स का लगाया टोटल, ये मेरी आ गई ग्रॉस वर्क कॉस्ट, मेरी WIP की कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो यही मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आ गई। QRACP में मेरे पास सिर्फ C था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ गई। फिर उन्होंने बात करी थी क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, फिनिश गुड्स की। तो 66,000 ऐड 54,600 लेस, 66 ऐड 54,600 लेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, सब ऐड किया तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आ गई। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैम याद करने जैसा क्या था, इस क्वेश्चन में याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ें कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती है। तो मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ, जो काम की चीज़ आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखनी है वो ये है, बाकी थोड़ा सा फॉर्मेट था वो फॉर्मेट मैंने करा दिया आपको। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने हटा दी, ये सब चीज़ें, चलो ये आपके काम की चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी ये तो मैंने आपको सिखाई दिया कि कोई भी खर्चे को आपको फैक्ट्री और ऑफिस में कैसे एलोकेट करना है वो आपको गिवन है। भाई अगर रेशो है तो रेशो को निकाल सकते हो ना। अगर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा होता मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा होता 30:70, तो कैसे लिखते मैम, 3/10 और 7/10। ये रेशो को ऐसे करना आता है ना आपको, परसेंटेज की फॉर्म में लिखना,
ठीक है। चलो उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है। उसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी और क्लास को बाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। कह रहा हूँ ये भी आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है। वीके वर्क्स कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम। वीके वर्क्स जो है एक साल में 60,000 यूनिट्स को बना सकता है एट ऑप्टिमम 100% कैपेसिटी। मतलब अगर वो बंदा पूरे 100% कैपेसिटी लगाए तो एक साल में 60,000 यूनिट्स को बना सकता है। एट 100% कैपेसिटी ही कैन मेक 60,000 यूनिट्स पर एनम, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या प्रोडक्शन की? डायरेक्ट मटेरियल पे हर यूनिट पे 3 रुपये का खर्चा आता है, मटेरियल पे हर यूनिट पे 3 रुपये का खर्चा आता है, लेबर पे 2 रुपये का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 2 चीज़ें हैं, फिक्स खर्चा 1.5 लाख का है और जो वेरिएबल खर्चा है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट का है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल खर्चा है वो ₹5 पर यूनिट का है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। ऐसी कॉस्ट जो ना तो फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, दोनों तरीके से है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 50,000 पर एनम तो फिक्स है, 50,000 पर एनम है 50% कैपेसिटी तक। फिर आप जो भी एक्स्ट्रा 25% बढ़ाते जाओगे कैपेसिटी तो आपके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि 50% कैपेसिटी पे आपके 50,000 रुपये लगने वाले हैं और जैसे जैसे आप 25% बढ़ाओगे अगला 25% या उसका पार्ट तो आपके 10,000 रुपये अलग लगने चालू हो जाएंगे। तो मैंने अगर और 10% बढ़ाए तो मेरे 10,000 रुपये और लग जाएंगे। 25% एवरी इंक्रीज ऑफ 25% और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 50 से कुछ भी ऊपर हुआ तब भी आपके 10,000 रुपये लग जाएंगे अगले 25% तक। यहाँ पे अगले 25% तक 10,000 रुपये लगेंगे, चाहे आप 1 बढ़ाओ चाहे आप 2 बढ़ाओ चाहे आप 25 के 25 ही % बढ़ा दो, ठीक है। फिर उसका कह रहा था फैक्ट्री प्रोड्यूस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड नॉट फॉर द ओन स्टॉक। ये लाइन आपको ये इंडिकेट करती है कि भाई यूनिट्स प्रोड्यूस इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड, आपके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई रेलेवेंस है ही नहीं। देखो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड नॉट फॉर द ओन स्टॉक। फैक्ट्री अपने खुद के लिए बनाती नहीं है, जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से बनाती है। तो मतलब जो मैंने प्रोड्यूस किया वो ऐसा होगा कि पहले मेरे पास ऑर्डर आया होगा फिर मैंने बनाया, तो जितना मैंने बनाया उतना मैंने बेच दिया। सिंपल सा मतलब कोई स्टॉक नहीं है। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई मैं तो 1 लाख का प्रॉफिट एक साल में कमाना चाहती हूँ। प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंदर कहा गया कि फैक्ट्री जो है पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम करेगी और जो रिमेनिंग 9 मंथ्स है फैक्ट्री 80% कैपेसिटी पे काम करेगी। आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि हर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखें। आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन के खर्चों को सबको इग्नोर करना है। तो मैम सब कुछ इग्नोर हो रहा है ही क्या कॉस्ट शीट के अंदर? मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट खर्चा है, फिक्स खर्चा, वेरिएबल खर्चा और सेमी वेरिएबल खर्चा। ये सारे खर्चे ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी। प्रॉफिट डाला सेल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। मतलब एक तरीके से कॉस्ट शीट का थोड़ा सा कहता है ना कि शॉर्ट समरी, अधिकांश एक छोटी सी ब्रीफ है इसके अंदर कि सारे खर्चों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट आई, प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स निकल कर आ गई। अब देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे डिटरमाइन करनी है कि उसने पूरे साल में यूनिट्स कितनी बनाई। जो मेरा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को निकालना। तो देखो उन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि 60,000 यूनिट्स वो एक साल में बनाता है। एक साल में मतलब कि 60,000 यूनिट्स वो 12 महीने में बनाता है। 60,000 यूनिट्स वो 12 महीने में बनाता है। तो आपकी जो भी कैपेसिटी थी उन्होंने 2 लेवल पे डिवाइड करी। उन्होंने कहा पहले 3 महीने ऐसा चलेगा, अगले 9 महीने ऐसा चलेगा। 9 + 3 इन्होंने 12 महीनों की बाइफिकेशन दी कि पहले 3 महीने ऐसा और बाद के 9 महीने ऐसा। तो देखो 60,000 रुपीज़ के ना बेटा 2 ब्रेकअप बनेंगे, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स एंड फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। तो देखो 60,000 यूनिट्स वो बनाता है। पहले 3 महीनों में उसने कितनी % कैपेसिटी पे काम किया? 50% कैपेसिटी पे काम किया। तो 60,000 यूनिट्स पहले 12 महीनों की निकाली तो डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने की आई, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितनी की होगी? 3 महीनों की यूनिट्स, ठीक है। कितने % कैपेसिटी पे? 50% कैपेसिटी पे, ठीक है जी। फिर अगेन 60,000, अब बच गए 9 महीने, इंटू में 9/12, अब कितने % कैपेसिटी पे? 80% कैपेसिटी पे। फॉर नेक्स्ट 9 मंथ 80% कैपेसिटी पे। तो देखो फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स 60,000 यूनिट वो बनाया करता था। 3 महीनों के लिए 50% कैपेसिटी पे बनाई, 7500 यूनिट वो उसने बनाई। अगले 9 महीनों के लिए 60,000 यूनिट वो पूरे साल में बनाया करता था। 9 महीनों के लिए उसने 80% कैपेसिटी पे काम किया, 36,000 यूनिट्स को बनाया। तो 7500 + 36,000 43,500, 43,500 यूनिट्स उसने टोटल मैन्युफैक्चर करी है। तो मतलब बस कुछ भी नहीं है, 43,500 इंटू में 3 डायरेक्ट मटेरियल, 43,500 इंटू में 2 डायरेक्ट लेबर, ये दोनों खर्चे आपके आ गए। 43,500 इंटू में 3 43,500 इंटू में 2 आपकी प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई। अब क्या करूँगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करूँगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड में पहले तो एक फिक्स खर्चा है। फिक्स खर्चा कितना? 1.5 लाख पर एनम का। तो फिक्स खर्चा मैंने दिखा दिया 1.5 लाख का।
फिर आ गया मेरा वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल खर्चा क्या है, ₹5 पर यूनिट। तो 43,500 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर करी है, इनटू में ₹5 पर यूनिट, 2,17,500 का मेरा खर्चा निकल कर आ गया। अब बात करते हैं कहाँ पे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने क्या बताई, पहले 50%, तो 50,000, फिर उसका जो भी एडिशनल इंक्रीज होगा उस पर 10,000 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो पहले 3 महीने उसने कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया, पहले 3 महीने उसने 50% कैपेसिटी पे काम किया। ठीक है, खर्चा कितना बैठा मैम, 50% कैपेसिटी पे काम करने के लिए जो खर्चा है वो 50,000 रुपीज़ पर एनम का है। पूरे साल का खर्चा 50,000 है। कितने महीने काम किया, 3 महीने, 3/12, तो 12,500 खर्चा निकल कर आ गया। फिर हम अगले 9 महीने कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया, उसने मैम 80% कैपेसिटी पे काम किया अगले 9 महीने। तो कितनी वैल्यू पे हम 9 मंथ्स का निकालेंगे, देखो 50% कैपेसिटी पे 50,000, विद एवरी इंक्रीज ऑफ 25% आपके 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 25% बढ़ गया, 10,000 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे कितना हुआ, 75% कैपेसिटी पे उसके 60,000 का खर्चा लगने लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि काम उसने कितना किया, 80% कैपेसिटी पे, तो 5% मैंने और बढ़ाया। तो 5% बढ़ाने से मेरा कितना खर्चा बढ़ा, अगेन 10,000 रुपीज़ बढ़ गए। बिकॉज 25% इंक्रीज़ करो या उसका पार्ट इंक्रीज़ करो, आपके 10,000 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। 80% कैपेसिटी पे उसके 70,000 रुपये का खर्चा लगने लग गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। 70,000 रुपये का खर्चा पूरे साल का है, तो 9 महीने का कितना होगा, 9/12, 52,500 टोटल कॉस्ट आई, प्रॉफिट गिवन था, ये आपकी सेल वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट में क्या थी, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये टोटल आउटपुट निकालना आना चाहिए। कैसे मैम, 60,000 यूनिट्स बनाई, 50% कैपेसिटी पे पहले काम किया 3 महीनों के लिए, फिर 80% कैपेसिटी पे काम किया 9 महीनों के लिए, ये टोटल यूनिट उसने बना के दी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आनी चाहिए आपको, क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये वाली कॉस्ट को असरटेन करना कि 70,000 कैसे पहुंची। ये मैंने आपको सिखाई दिया कि मैम 50% कैपेसिटी पे 50K की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अगर 60% कैपेसिटी होती तब कितनी होती, 60K होती, क्योंकि 25% इंक्रीज करो या पार्ट देयर ऑफ, मतलब 75% तक, 50 से लेकर 50 से लेकर 75% तक आपकी 60,000 रुपये की कॉस्टिंग आने वाली है। फिर 75 से लेकर 100% तक आपकी 70,000 की कॉस्टिंग आने वाली है, 70K की। हमने कितने पे काम किया, 80% कैपेसिटी पे, 70,000 की कॉस्टिंग आएगी। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। होपफुली ये क्वेश्चन आपका समझ में आया है। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, एक पहले दे रखा था बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2 ये उसका सॉल्यूशन लगा दिया मैंने, होमवर्क नंबर 3 ये मैंने उसका सॉल्यूशन लगा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, मर्ज कर दिया। आप बेटा जो मैंने आपको बाइफिकेशन सिखाई थी उसके हिसाब से करोगे। ठीक है मैम, PYQ में तो मर्ज करके आंसर दे रखा है, अरे बेटा आप अपने आंसर पर चलो, जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो एक करो, हम डिटेल कर रहे हैं, नंबर कटेगा नहीं, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रही है उस चीज़ से, आप ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आपको अपनी प्रेजेंटेशन से करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैच करना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो 2 खर्चे दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सैलरी टू डायरेक्टर, ये बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट नहीं, इसलिए इसको कंसीडर करा गया नहीं है। दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और दोनों ही आपके PYQ के क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज़ इनको कर लेना। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आंसर मैंने टेस्ट कर रखे हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये करने के बाद आपके कॉस्ट शीट अच्छे तरीके से कंप्रीहेंसिव इसकी कवरेज हो जाएगी। बाकी मुझे कुछ लगता है कि कुछ और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो वो मैं आपको देख दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट वगैरह तो मुझसे पूछ लेना। बाकी क्वेश्चन 10 तक अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, इनको रेफर कर लेना।